इजराइल वॉर की बात करते करते पाकिस्तानी गधे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। और सच्ची के गधे की बात कर रहा हूँ मैं, चार पैर वाले। सो इसी के साथ करंट अफेयर्स करते हैं। गधों को घोड़ा बनाना ही हमारा काम है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो एज ऑलवेज टॉपिक्स की जगह ये 6 MCQs चॉकलेट ऑनलाइन मिलेगी। 4 से ज़्यादा स्कोर वालों को डाउनलोड कर लेना। 6 मिनट 6 MCQs। सारे यूपीएससी वाली चालाकी और यूपीएससी वाले टॉपिक हैं। बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और 6 आउट ऑफ 6 लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट। डन। चालाकी का ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में एक चालाकी छुपी है। यही तो चालाकी है। पेपर में भी चालाकियाँ बदलती हैं तो प्रैक्टिस में भी बदलनी चाहिए। नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। शुगर कोटेड झूठ नहीं बेचना। सर स्क्रीन पूरी नहीं है। क्या नहीं है? हर्षित जी क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन नहीं शो हो रहे ऊपर।
क्वेश्चन नहीं शो हो रहे ऊपर तो। क्वेश्चन शो नहीं हो रहे, जस्ट अ सेकंड। अब देखो, इज इट फाइन? नो सर। नो। अनीत जी, आपको भी नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? So blur the screen and the letters are not clear. There's a lag. अच्छा, there is a lag, there is an unstable internet connection today. That's the Yes, sir. basic issue, I think. क्या करा जा सकता है इसके साथ? क्वेश्चंस तो मैं सेंड कर दूंगा, बट बाकी टॉपिक्स भी तो प्रिपेयर कराने हैं। चलो, क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहा हूँ मैं दोनों ग्रुप्स में, बट if the screen is not visible, then delivering the class would be difficult. क्या हुआ है? क्या कह रही है महिमा? स्टिकर्स। थोड़ा विजिबल हुआ, बेटर हुआ? So it's still blur. ब्लर ही है। चलो, क्वेश्चंस तो मैं भेज रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको अपने ग्रुप पे टेलीग्राम पे मिल गए होंगे। आपका हो गया? तो इसीलिए बोलते हैं ऑनलाइन कभी भी धोखा दे जाता है, तो ऑफलाइन आ जाए करो। कुछ लोग आते ही हैं गर्मी भूल भाल के। डिजिटल इंडिया धोखा दे सकता है, बट फिजिकल इंडिया धोखा नहीं देता। एनीहाउ, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हो गया ना आपका? कर लो यार, आप तो ऑफलाइन बैठे हो। तो आप अपने पे कंसंट्रेट करें। तो मैं आपको तंग करूंगा ही करूंगा, मेरा काम ही यही है। इन्विजिलेटर भी करेगा, बेटा साइन कर दो, बेटा ये कर दो। मैम, ये एयरटेल पे कंप्लेंट लिखानी है अपने को। एयरटेल ऐप है आपके पास, या इसमें उसमें किसी में वाईफाई नहीं चल रहा ढंग से? बहुत ही बुरा हाल है आज। हाँ जी। मेरे तो फ़ोन में भी दिक्कत आ रही है। देखो, ये भी नहीं खुल रहा है। इसको लगे रहोगे तो मिलता जाएगा कंप्लेंट बॉक्स, है ना? एड्रेस और वो करके कंप्लेंट वाला अभी आ जाता है। भाई इसको और नहीं। चलो, लेट्स चेक द आंसर्स। आई विल स्पीक देम। 1 is C Chandigarh, 2 is A America, 3 D Delhi, 4 A America, 5 B Bombay, 6 B Bombay.
सो चंडीगढ़ अमेरिका, दिल्ली अमेरिका, बॉम्बे बॉम्बे। हाँ जी, 6 on 6, 5 on 6, 4 on 6। नहीं, तो पिछली बार की एक चॉकलेट और इस बार की एक चॉकलेट, 2 हो गई। 3, 2, 1, वेरी गुड। चलो, so let's discuss these questions. Consider the statements about drum web app recently seen in news. Same चीज यूपीएससी ने करी थी, सेम ही ट्रिक है। It is a Google Map aided app. Aid तो हो ही सकता है, no problem. Anything can be aided by app, by Google Map. It is developed by Amazon. ये जान के गलत लिखा है, यही यूपीएससी ने करा था। सेम स्टैंडर्ड, सेम चालाकी। It shows clean routes, करता ही होगा, क्या हो गया। So answer becomes 1 and 3 are correct. Correct ही पूछा गया है, तो 1 and 3 is answer. So simple. Next question जी, बैक्टीरियोफेजेस, ये पता होना चाहिए क्या है। बैक्टीरियोफेजेस वो बैक्टीरिया, सॉरी वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। So bacteriophages are viruses that infect bacteria, correct? Bacteriophages are found in water. Please ध्यान देना, but not जहाँ लिखता है यूपीएससी वो गलत होता है और यहाँ भी गलत है। दूसरी बात, दिस इज ट्राइंग टू से कि वायरस लैंड पे है ही नहीं, आपने सारा लैंड छाना था। तो दोनों आइडिया से ये स्टेटमेंट गलत ही होगी। आंसर 1 ओनली होगा। ये बट नॉट को ध्यान रखना है और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन्वायरमेंट में ध्यान रखनी है। दैट इज व्हाट विल गिव यू मार्क्स इन द प्रीलिम्स। EGIO, ये तो आपने टॉपिक से ही देख लिया होगा, ये तो सही होगा, बट ध्यान भी देना है, सिर्फ टॉपिक से नहीं देखना। दो ये साइंस का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये दोनों इन्वायरमेंट के हैं, इनमें से आंसर है। तो ये कहाँ से सोच लिया, टंकी तो लिख देते, स्किन कहाँ से सोच लिया। सो out of the 2 similar options, the more probable is the answer, and it is yes, more difficult to guess. So धीरे धीरे अब हम करते करते अटेम्प्ट को समझने लगे हैं, और जो जितने हमारे स्टूडेंट्स प्रीलिम पास करे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कई 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे थे, प्रीलिम नहीं निकल रहा था। 4, 5, 6 क्लास से हमने छोटी कर पाए, बिकॉज हैक्स नहीं करा पाए, ज़्यादा ट्रबल में थे हम, उससे पास हो गए, कितने सारे पास हो गए। सो दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग सिंस डे 1, एंड ट्रस्ट मी, यू माइट फील वेरी बैड कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, बट यू आर द luckiest lot, trust me on that. Anyhow, consider the following about national automated finger identification system पूछ लिया जी। अब देखो कैसे हमने वेरिएशन करी। लास्ट टाइम हमने देखा था ऑल, ये देखो, contains fingerprints of all the people from all the states. कोई तो रह गया होगा, कोई तो सो रहा होगा, भाग गया होगा। ये एक्चुअली ऑल क्रिमिनल्स के लिए है, बट ट्रिक देखो, ऑल गलत। ले पिछली बार ऑल वाला देखा था, हाँ। इट असाइंस द 10 डिजिट यूनिक नंबर, सही। इनकरेक्ट पूछा था, सॉरी, 1 ओनली, इनकरेक्ट पूछा, सही। देन कमिंग टू मिमिकिंग अ वॉल्केनो, इसमें भी ध्यान दो। मिमिकिंग अ वॉल्केनो फट रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आ रहा है। एफॉरेस्टेशन कैसे होगी यार, जल जाएंगे तो। एवोल्यूशन हो ही नहीं सकती, तो ये दोनों में ही प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियल रेन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। आर्टिफिशियल रेन भी तो ग्लोबल वार्मिंग को ही हम टैकल करने को करेंगे, तो ब्रॉडर ऑप्शन कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग। आंसर कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग। इज दिस एनी वेरी रॉकेट, इज दिस रॉकेट साइंस? नो, सिंपल लॉजिक। पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा जरूर, बट करना आना चाहिए, बिकॉज पेपर में वो नहीं आता जो आपने पढ़ा होता है, पेपर में वो आता है जो करना आता है ना। सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लू एंडिसेस, ये भी सेम ही आइडिया है, सेम ट्रिक यूज हुई है। दे आर बाइंडिंग। इंटरनेशनल रिलेशन जब करेंगे, इंटरनेशनल का अटेम्प्ट एंड हैक करेंगे, तो पहले आई टेल यू बाइंडिंग वर्ड देख लेना, ज़्यादातर गलत होता है। सो दीज आर नॉट बाइंडिंग। इट अर्जेस कंट्रीज, वेरी जनरलाइज्ड।
अर्ज कर रहा है कर देगा भाई, कह रहा है अच्छा कर लो। ब्लू है, ओशन की बात हो रही है, ठीक है। सो करेक्ट पूछा है, टू ओनली। सो ये वर्ड्स देखने वाले हैं। अर्जिस इज अ जनरलिस्टिक वर्ड, बाइंडिंग इज अ वेरी वेरी टफ वर्ड फॉर आईआर क्वेश्चंस, राइट जी। डिटेल पढ़ेंगे इनकी। सो आंसर में क्वेश्चंस में आने चाहिए थे 6/6। सो आजकल ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ड्रोन्स। ड्रोन्स इंडिया में, दुनिया में, कहीं इजराइल में लड़ाई हो रही है, कहीं दे आर फाइटिंग इन यूक्रेन, रशिया, इजराइल, ईरान, लेबनान, इंडिया, पाकिस्तान। तो रात को ऐसा लगता था ड्रोन आया, ड्रोन आया। एक बार जब पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ब्लैकआउट होते थे। ब्लैकआउट के ड्यूरिंग कुछ ऐसे ही, क्या पता सिविलियन एयरक्राफ्ट हो, पास से गया होगा, हवासी वो वहां से आती है, जूम। आई रिमेम्बर्ड एवरी गॉडली फिगर आई हैड कि भैया मार दो, बट कोई बात नहीं, चलो इट प्रोबेबली इट्स एंड ऑफ लाइफ। फिर साथ में वो सायरन भी बज गया, जों जों। थैंक यू, बाय बाय अनमोल मेहता जी, आपने अच्छा किया। अबाउट 50-100 आईएएस ऑफिसर्स बना दिए, 50-100 सिविल सर्विसेज में डाल दिए, है ना। हर साल जो करना था कर दिया, एंड ऑफ जर्नी, बाय बाय। मैं तो लास्ट मैसेज भी लिखने लगा था कि बाद में किसी को मिल जाएगा, बट जब तक वो पेन वेन उठाते, ढूंढते, कुछ करते, आई थॉट फ़ोन तो टूट जाएगा। तो तब तक वो सायरन भी बंद हो गया, वो एयरक्राफ्ट भी चला गया, 2-4 मिनट हो गए, तो हमें पता चला गॉड हैज़ गिवन मी अ फ्रेश लाइफ। सो दिस इज़ अ रीबर्थ आफ्टर अ पर्सपेक्टिव डेथ। सो ड्रोन्स में क्या है? ड्रोन्स, दे से व्हेन ब्रूटैलिटी अराइज फ्रॉम द स्काई, even if God does not come, drones help you. So drones can be both positive and negative. Although अभी हम वायलेंस के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ड्रोन्स को, लड़ाइयों में काम आ रहे हैं, बट इन many nations drones are used for delivery of products. Drones are used for rescue operations. So it is a technology. It has both pros and cons to it. It's not only bad, it's also good. But what is happening these days, drones have created asymmetrical warfare. Asymmetrical warfare. मतलब एसिमेट्री होता है कि फर्क में बराबरी नहीं। अब ऐसा मान लो कि यूक्रेन ने क्या करा, ट्रक के सामान में छुपा के थोड़े से ड्रोन भेज दिए। अब रशिया के वहां करोड़ों रुपए के करोड़ों रुपए के विमान खड़े थे, करोड़ों भी नहीं, अरबों। ऐसा मानो कि आपके पास बहुत महंगी गाड़ी थी, आपके पास ऑडी A8 थी, और साथ में गरीब लोग रहते थे, उन्होंने अपने साइकिल मार मार के आपकी ऑडी A8 तोड़ दी, है ना। सो एक तो ये करा उन्होंने, रशिया के पास, यूक्रेन ने अंदर, रशिया के अंदर छोटे छोटे ड्रोन छुपा के भेज दिए। वो ऐसे 500,000 रुपए के ड्रोन, 5, 7, 10,000, 20,000 के, और उनके अरबों रुपए के विमान, एयरक्राफ्ट, जो वैसे नजर भी नहीं आने थे स्काई में, स्टेल्थ थे, ये था वो था, ड्रोन के पटाखे फोड़ फोड़ के तोड़ दिए, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया उनका। ऐसे हाउ? ड्रोन टेक्नोलॉजी, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। और ड्रोन ऊपर से भी अब एक स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज स्वॉर्म? स्वॉर्म जैसे मक्खी के छत्ते में कभी हाथ लगा है जिंदगी में, या टूटा हुआ देखा है कैसे एकदम से सारी मक्खियां बाहर आ जाती हैं? वैसे ही स्वॉर्म ड्रोन होते हैं, SWARM, स्वॉर्म बना के पूरे कट्ठे 50-60 ड्रोन कट्ठे आ जाते हैं, और हर जगह मारी जा रहे, मारी जा रहे। आप लड़ो कैसे? एक तो ये दिक्कत, कट्ठे आगे मक्खियों की तरह, और ऊपर से गोलियां मार रहे हैं। तो उसके सिवाय आप उसके लिए जो जवाब देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल S-400, अब अगले ने 5,000 रुपये का ड्रोन भेज दिया आपके पास, 50,000 का भेज दिया, आप S-400 से उसे मार तो दोगे, बट S-400 तो करोड़ों रुपए का एक मिसाइल है। वो 20-20,000 के ड्रोन भेजी जा रहे हो, और आप उसे मारने के लिए अरबों रुपए की मिसाइल गिरी जा रहे हो। तो एसिमेट्री सिर्फ साइज और पोटेंशियल की नहीं है, इकोनॉमी की भी है ना। तो डिफेंस कैसे करें? अब फार्मर्स ने तो कोई नया तरीका निकाला था, पता नहीं, जब बोलते थे हम बॉर्डर पे बैठे हैं, ड्रोन आते तो हम टेनिस की बॉल मार के तोड़ देते हैं, बट वो सिर्फ पंजाब वाले कर सकते हैं। तो टेनिस की बॉल मार के वो कुछ भी कर देते हैं, है ना। पता नहीं कैसे, क्या मे भी करा भी हो, बट
This is another problem. So asymmetrical warfare, they are actually engaging in things which are very tough to defend against. कहीं से भी निकल आते हैं. पहले तालिबान वाले ऐसे करते थे, अब अमेरिका ने उन पर अटैक कर दिया. उनके पास उनके विमान तक पहुंचने का भी एमुनिशन नहीं था जितने ऊपर से वो मारते थे. तो अंदर भी आ गए, टैंक पे गोली चलाते थे, उनके पास कुछ था नहीं. पर वो करते क्या थे, जैसे टैंक्स जा रहे हैं, डायरेक्ट लड़ेंगे तो मरेंगे, है ना. तो क्या करते थे, नीचे खड्डे खुड्डे खोद के उसमें छुप जाते थे. जब टैंक्स आगे निकल जाते थे और पीछे सिपाही जाते थे, बीच में जमीन के बीच में से निकल के आते थे, ये लो आ गया सिम्बा, फिर मार देते थे 2-4 अंग्रेज. सो सिमिलरली ड्रोन्स वही है, छुप के मारते हैं, या फिर बहुत सारे आ जाते हैं, मक्खियों की तरह चिमट जाते हैं. सो दैट इज वाई ड्रोन्स के बारे में पढ़ना, जानना और इंडिया की प्रोटेक्शन करना. वाई इंडिया इज वनरेबल. रशिया के अंदर जो इतनी तकड़ा बॉर्डर कंट्रोल करता है, वहां तक पहुंच गए. इंडिया के तो पोरस बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश साइड पे तो एक सड़क क्रॉस करके आप बांग्लादेश पहुंच जाते हो. सो बिग प्रॉब्लम. सो ड्रोन वॉरफेयर में हमारे आर्मी चीफ जनरल ने पिछले वाले ने बोला था कि यार डेंजर्स ऑफ लो टेक वॉरफेयर रिमेन्स हाईली रेलेवेंट टुडे. आज भी इनकी स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट है. 2 रिसेंट इंसिडेंट्स, यूक्रेन में चीप फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, बहुत ही सस्ते ड्रोन थे और ये एआई से कंट्रोल भी हो जाते हैं. सो उनसे अटैक करा. एंड ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ऑल्सो लॉन्च दी स्वॉर्म अटैक्स, ड्रोन स्वॉर्म. स्वॉर्म बन के आ जाते हैं मक्खियों की तरह. सो इसके लिए देयर इज अ राइज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडिया. asymmetric and low cost drone warfare. Asymmetric and low cost, right? Asymmetry भी है. ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ट्रेस बैक टू वर्ल्ड वॉर 2. अभी नहीं है कि पहले ही थे. एक तरह से जैसे बचपन में वो नहीं उड़ा खोल के अपना हेलीकॉप्टर वो उड़ जाता था थोड़ी देर, फिर अब बच्चों के पास वो रिमोट वाले वो भी होते हैं. ये रिमोट वाले वॉरफेयर, right? So drone swarms, the future of combat. Swarms are groups of drones that operate together, adapt in real time and continue missions despite losses. वही मान लो कि मक्खी के छत्ते में आप पंगा लेने पहुंच गए, वो मक्खियां आप पे अटैक कर देंगे, चाहे आप एक आधी मार भी दो फिर भी आती रहेंगी, है ना. यू विल हैव टू रन अवे until you have the right protective equipment, right? So वही काम है कि आप उनसे लड़के दिखाओ. सो देयर एडवांटेजेस इंक्लूड सैचुरेशन अटैक्स, रियल टाइम इंटेल गैदरिंग. सो ये क्या करते हैं, दूसरे का एरिया भी ना पाते हैं, वीडियोस अपने पीछे सोर्स कंट्री को भेज देते हैं, राइट. देन फ्यूचर ड्रोन स्वॉर्म्स. हुआ क्या, ये अपना ओसामा बिन लादेन था अलकायदा का लीडर, उसके बाद जो अलकायदा का लीडर था दैट वाज अल ज़वाहिरी. अब आप मानो कि वो आके सुबह उठ के चाय पानी पी रहा है, अपनी बहुत बड़ी सी बालकनी में जाके चाय में बिस्किट दबा के खा रहा है. वहाँ से एक बर्ड जैसा सा ड्रोन आता है, उसे लगता है बर्ड है, वो अपना बिस्किट खा रहा है, उसमें से चाकू निकलते हैं और घूमते घूमते चाकू गर्दन अलग करके चले जाते हैं. उसके डिफेंस को, उसके गार्ड्स को, उसकी सारी प्रोटेक्शन को कुछ नहीं पता हुआ क्या, और चाय पीता पीता और गर्दन वहाँ पड़ी. फिर यूएसए ने बताया ये हमने किया भैया. दिस इज हाउ डेंजरस ड्रोन कैन बी, राइट. सो ग्लोबल मिलिट्री ड्रोन मार्केट इज बूमिंग. 14 बिलियन 14 बिलियन की थी 2023 में, 47.6 बिलियन की हो जाएगी 2032 में. सो इकोनॉमिक्स और जॉब्स एंड लेट्स से इनकम का भी वांदा यहाँ से आएगा, राइट. ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ड्रोन स्वॉर्म्स. डिफेंस स्टाफ के चीफ ने बोला है जी, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मॉल स्केल ड्रोन्स एक्सेट्रा. एसिमेट्रिक एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज. स्वॉर्म ड्रोन्स वही मक्खियों की तरह सस्ते हैं और बहुत सारा अटैक करते हैं और आपकी महंगी महंगी चीज़ें तोड़ जाते हैं, है ना. आपकी रेंज रोवर में अपना साइकिल मार देते हैं. आप सड़क पे जा रहे थे, ऑटो वाले ने ज़बरदस्ती मोड़ दिया, आपकी रेंज रोवर टूट गई. अब उसके पास तो पैसे देने को भी नहीं है, क्या कर दोगे, मार थोड़ी दोगे उसे, मारोगे तो खुद जेल जाओगे. ये वही बात है, आपकी रेंज रोवर में ऑटो मार देते हैं आके. फॉर एग्जाम्पल $1,000 ड्रोन कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय 200 मिलियन एयरक्राफ्ट. ये रशिया के साथ हुआ है, राइट. सो लॉन्चिंग देम फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म नियर सेंसिटिव साइट्स मेक्स डिफेंस डिफिकल्ट. पास में पहुंचा देते, छोटे हैं, रेडर रूडर की दिक्कत नहीं, ट्रक में डाला, गाड़ी में डाला और उड़ा दिया एकदम से, राइट. सो विद पोरस, इंडिया की क्या यूनिक वर्नेबिलिटीज है. पोरस बॉर्डर है, डाइवर्स पॉपुलेशन है. India faces high risk. The ability to move drones covertly as Ukraine did
इलस्ट्रेट स्केल ऑफ थ्रेट। पाकिस्तान ये कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, नेपाल कर सकता है, राइट। नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। क्या चाहिए जी? डिफेंडिंग अगेंस्ट स्वॉर्म ड्रोन्स रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सिविल पुलिस। पुलिस और मिलिट्री और इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन बहुत नेसेसरी है, खास करके बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। इवन अ लोकल ट्रैफिक कांस्टेबल कुड प्ले अ रोल इन अर्ली डिटेक्शन। उसने देख लिया कि ये कुछ काला लेके जा रहा है अपनी डिक्की में, तो बता दो, काउंटर कर लेंगे उसे। काउंटरिंग मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजीज। बेसिकली क्या है, पहले हम चाहते हैं कि अगर ड्रोन सस्ता है तो हमें सस्ती टेक्नोलॉजी हो जो इफेक्टिव भी हो, दूर से ही मार दे, कि अंदर आ ही ना पाए, जैसे ये दिख रहा हो तो मार दो। अगर वो अंदर ले आए तो हर फैसिलिटी जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी है उसके पास भी सस्ती चीज़ हो। बट अगर सस्ती नहीं चल रही तो सेकंड ग्रेड कि पास में आ गया और मारो। अगर फिर भी नहीं चल रहा फिर S-400 मारो और उड़ा दो। क्या करें, जान है तो जहान है ना। चाहे अरब रुपए जा रहे हैं 1000 की चीज मारने को, पर जान तो अरबों से ऊपर है। सो हेंस मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। डिटेक्शन इज द फर्स्ट लाइन। सबसे पहले डिटेक्ट, आया है, पहुंचा है, ड्रोन है नहीं है, राइट। देन मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम बिगिन विद डिटेक्शन यूजिंग आईसा रेडार। साइंस में कराऊंगा क्या डिटेल है इसकी। रेडार्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कौन सी चीज फ्लाई कर रही है उसे थ्रू रेडियो वेव्स यूजुअली, राइट। सो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर्स है, एकॉस्टिक डिटेक्टर्स हैं, यही पार्ट सिस्टम है। काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन सेकंड थिंग है, जहां मूवमेंट हो रही है उसको रोक दो। काइनेटिक में न्यूट्रलाइजेशन, मूवमेंट को मूवमेंट से रोक दिया, बट ये कॉस्टली है। ड्रोन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बट दिस इज एक्सपेंसिव। 1000 रुपए के ड्रोन पीछे करोड़ रुपए रोज थोड़ी खर्च हो गए। देन ऑटोमेटेड सिस्टम लाइक C-rams एंड phalanx गन सिस्टम्स, बंदूक से गोली लगा के उड़ा दिया, ये भी हो सकता है, राइट। देन एमर्जिंग कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये क्या करते हैं, ये ड्रोन को मारते नहीं है, आपके पास एक लेजर टाइप की गन होती है। ड्रोन बेसिक आइडिया क्या है, एक तो ड्रोन में बिजली या कोई सोर्स ऑफ पावर होगा जिससे वो चल रहा है। फ्यूल तो पेट्रोल नहीं होगा उसमें, यूजली इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी या कुछ ऐसा। सो ड्रोन उस पावर से चल रहा है, आप उसकी बिजली की कनेक्शन काट दो, लेजर मारो यहाँ से और बिजली कनेक्शन कट गया। दूसरी बात, ड्रोन को फेल करने का तरीका, पहला तरीका बिजली काट दी लेजर मार के, दूसरा तरीका वो डायरेक्शन कहीं से तो ले रहा है ना, गूगल मैप्स पे चल रहा है, उसका GPS जैम कर दो। सो जैमर्स एंड लेजर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज उसने जाके फटना नहीं है, वो दोबारा भी चलेगी वही लेजर सोर्स से। बचपन में लेजर चलाई होगी। जो कर क्या रहे हैं हम, या तो उसका सप्लाई सोर्स रोक दिया जो चल नहीं पाएगा, या उसकी एक्यूरेसी हटा दी कि गूगल मैप बंद कर दिया, उसका GPS बंद कर दिया। GPS मतलब कोई भी वो लोकेशन सर्विस यूज कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा। तीसरा कि कहीं से तो कंट्रोल हो रहा है, कोई तो उसे सिग्नल भेज रहा है कि अच्छा जाओ और कर, ऑटोमेटेड है सही, उसी को जैम कर दिया। सो जैमर्स एंड लेजर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर ड्रोन्स। अच्छा आइडिया है, माइक्रोवेव वो वाला नहीं जो घर में लगा, बट माइक्रोवेव दी रेडिएशन, राइट जी। देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैम कर दिया जी, स्पूफिंग, उसे मिसडायरेक्ट कर दिया कि ड्रोन उन्होंने भेजा था लाहौर से, ड्रोन आया लाहौर पे, लाहौर से पहुंचा हमारी साइड अमृतसर को आ रहा था, हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया और वो लाहौर पे जाके फट गया, राइट। उसे ही करप्ट कर लिया, उसे ही हैक कर लिया। साइबर अटैक्स, हैक ड्रोन एंड क्रैशेस देम रिमोटली, दूर फोड़ दिया। अहमदाबाद के प्लेन की तरह नहीं, अनफॉर्चुनेटली हॉस्टल पे गिर गया, राइट। इंटरसेप्टेड ड्रोन एंड नेट्स, नेट की तरह जब मछली पकड़ते हैं वैसे ड्रोन पकड़ लिया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऊपर नेट मारा, मछली थोड़ी पकड़नी है, ड्रोन पकड़ लेंगे। बट दीज नेट्स वुड बी सोफिस्टिकेट, वो नहीं है, जाले वाला नहीं। फिजिकली कैप्चर और डिसेबल होस्टाइल ड्रोन्स। चैलेंज ऑफ एसिमेट्री मैंने बता दिया कि आपका 1 लाख ड्रोन स्वॉर्म सिर्फ $1 लाख कॉस्ट कर रहा है, मिलियंस उसमें न्यूट्रलाइज करने में लग रहे हैं, राइट। ऑनलाइन वाले लोग सुन पा रहे हैं, अगर देख नहीं भी पा रहे तो सुन पा रहे हो। मीटिंग यस तो नहीं, सर। थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेयर डिफेंस सिस्टम हमने देख लिया। Sir, हाँ जी, हाँ जी, sir हाँ जी। कैमरा सेंटर में नहीं है।
कैमरा सेंटर में नहीं है। हमें एक साइड का ज्यादा दिख रहा है, एक साइड का कम दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसे। अब ये बेटर वाला। है जी। हाँ जी, हाँ। नाउ इज इट फाइन? सर थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाए तो टॉप ऑफ द स्लाइड भी दिख जाएगी, अभी टॉप ऑफ द स्लाइड कट रही है। यार उसको कंप्लीट पिक्चर करो, कटनी नहीं चाहिए। अपने पास स्लाइड करके देख लो, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, राइट? नहीं तो ओबीएस रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे, उसमें देख लेना अच्छे से, और स्लाइड्स तो आपको मिल ही जाएंगी। एनी हाउ, सो इंडिया के पास क्या क्या है जी? एक आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बीईएल ने बनाया, याद करना है बिल्कुल नहीं, बस ये ध्यान रखना है आकाश तीर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। देन भर्गवस्त्रा है, ये सोलर डिफेंस एरोस्पेस ने बनाया है। ये मिनी रॉकेट सैल्वोज करता है टू डिस्ट्रॉय इनकमिंग ड्रोन्स। ये सस्ता, ये उससे थोड़ा महंगा। देन डीआरडीओज एंटी ड्रोन सिस्टम 360 डिग्री रेडार कवरेज करता है। देन सॉफ्ट किलिंग इज जैमिंग, ये डिस्ट्रॉय नहीं करा, जैम कर दिया, फूटा नहीं। हार्ड किल, लेजर टारगेट फोड़ दिया, बिजली सोर्स हटा दिया। डिटेक्ट्स ड्रोन्स अप टू 4 किलोमीटर आर न्यूट्रलाइजेशन। सो जो ये डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम है, सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल दोनों करता है। सॉफ्ट किल मतलब जैम कर दिया, हार्ड किल मतलब लेजर से उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया, ब्ला ब्ला, थैंक यू, राइट? सो इंद्रजाल भी है हमारे पास जी, इंद्रजाल। ये हैदराबाद की एक स्टार्टअप ने बनाया है, एआई पावर्ड है। जैमर, स्पूफर्स एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक लैंड करता है। स्पूफर क्या था कि मिसगाइड कर दिया उसे, हैक कर दिया, है ना? इट इज ऑपरेशनल एट इंडियन नेवल इंस्टॉलेशन इन गुजरात एंड कर्नाटका। अब फ्यूचर ऑफ ड्रोन वॉरफेयर क्या है जी? ग्लोबल ड्रोन आर्म्स रेस हो गई है। कोई कहता है मैंने 1 लाख ड्रोन बना लिया, कोई कहता है मैंने 10 लाख बना लिया। तो ड्रोन वॉरफेयर की आर्म्स रेस हो गई है। ग्लोबल रेस टू एनहांस बोथ ड्रोन एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल, ईरान इज प्रोड्यूसिंग 20 प्लस शाहिद ड्रोन्स डेली। इसराइल ने फिर भी नहीं छोड़ा। कल क्या किया इसराइल ने? इन लोगों ने सोचा कि ये इसराइल बहुत मार रहा है हमें, हम अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में एयरफोर्स वाले मिलके प्लान बनाते हैं इसराइल को मारेंगे। सो अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में जाके ईरान के एयरफोर्स के सारे बड़े बड़े लीडर मीटिंग कर रहे थे। अभी मीटिंग में चाय पानी हो चला था, उतने में इसराइल की मिसाइल आई और थैंक यू, सारी लीडरशिप एक झटके में उड़ा दी। हमें सीखना चाहिए इसराइल से। अब पाकिस्तान के असीम मुनीर शुनीर मिलेंगे तो है ही है, उड़ा दो। दिस इज हाउ यू फाइट। इन्होंने लेबनान के साथ भी ऐसा किया था। लेबनान के हिजबुल्लाह ज़्यादा उड़ रहे थे, लीडर मार दिया, मिलिट्री चीफ मार दिया, ऑपरेशन हेड मार दिया, एग्जीक्यूटिव टॉप मार दिया, मोस्ट मतलब जो उनका साइंटिस्ट था टॉप मोस्ट वो मार दिया। दूसरा लीडर जो इलेक्ट होने वाला था वो भी मार दिया। अब हर कोई कहता है मुझे नहीं लीडर बनना, मुझे भी मार देंगे। अब कोई लीडर ही नहीं बनना चाहता हूँ। दिस इज हाउ यू क्रिएट फियर कि अगला अटैक ही ना कर पाए। आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा सीखना चाहिए। ऑल्दो इसराइल ने बहुत हेल्प करी थी जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा, they helped us for locational services, for precision attacks, proxy war probably. So India has established a growing drone ecosystem supported by 550 plus startups. वो आपने गरुड़ा वाली वो मूवी देखी थी, कौन सी थी? मार्स पे मंगलयान, उसमें गरुड़ा सा बनाता है ना? तो इंडिया में इकोसिस्टम स्टार्टअप्स पे बेस्ड है, एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप्स फॉर एआई, जो लास्ट टाइम भी बात करी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, एंड स्टार्टअप्स फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज एज वेल। इंडिया में, यूएस और इंडिया में फ़र्क क्या है पता? डिफेंस में यूएस में प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है डिफेंस का, बहुत बड़ा। बोइंग भी यहाँ पे है, और लगभग सारे बड़े बड़े विमान यूएस की जो सबसे बड़ी आर्मी है, एयरफोर्स है, सबसे बढ़िया विमान प्राइवेट सेक्टर बने। इंडिया में डिफेंस सिस्टम में सरकारी आर्मी, प्राइवेट सेक्टर वाज नियरली नॉन एग्जिस्टेंट। डीआरडीओ, दिस HAL और बेल, ऑल दीज आर डिफेंस सेक्टर कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बंदूक बढ़िया, गोली चलाओ पीछे को चलती है। प्राइवेट सेक्टर वाज नियरली नॉन एग्जिस्टेंट।
अब हमारे ऑनररी प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को पुश दिया है कि यार आप करो कुछ। लॉकहीड मार्टिन यूएस में है, तो लल्ला और राम की कहानी यहाँ भी चलाओ। हम भी बम बनाएंगे, हम भी खुद एयरक्राफ्ट बनाएंगे। सो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है अब हमारे देश में फॉर मेकिंग द डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्गर। इसी रिगार्ड में ड्रोन्स में भी जरूरत है। राइट, न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनमैन्ड। ये ध्यान रखना है तीनों पॉइंट। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स आर सपोज टू बी, ये चाहे लिख भी लो, ये मेंस वाले लिख लो, प्लीज लिख लो। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अनमैन्ड होंगे और एआई ड्रिवन होंगे, एआई ड्रिवन होंगे एंड एसिमेट्रिक होंगे। सो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट कौन से कैसे होंगे? तीन मेजर फीचर्स, अनमैन्ड मतलब ड्रोन्स वाले, एआई ड्रिवन दैट कंट्रोल एंड मैन्यूवर वुड बी बेटर देन एसिमेट्रिक, कि मतलब आप छोटी सी कॉस्ट वाले ड्रोन से बड़े महंगी महंगी चीजें, स्ट्रेटेजिक एसेट्स डिस्ट्रॉय कर पाओगे। सो क्वेश्चन मेंस में आना ही आना वॉरफेयर पे, ये तीन पॉइंट काम आने ही आने हैं। सो प्लीज नोट दिस, अनमैन्ड, एआई ड्रिवन एंड एसिमेट्रिक। तो इसको काउंटर करने के लिए अब क्या करें? सो हमारे सीडीएस साहब, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं कि बहुत कुछ चेंज करना है। We are at cusp where war may be between humans and machines and tomorrow between machines themselves। कि वॉर चल रही है, क्या हो रहा है? चार लड़के बैठे हैं वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो सच्ची में मर रहे हैं बंदे वहां पे। सो मशीन्स एंड मशीन्स की वॉर होगी। दिस अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर रेजिलिएंट एआई इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स टू काउंटर इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स। ये अच्छी सी हमारे पास कंक्लूजन मिल गई। क्या चाहिए कंक्लूजन में? अर्जेंट नीड क्या है? फॉर रेजिलिएंट एआई इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स टू काउंटर इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स। ऐसी सी फॉर्मल सी कंक्लूजन लिखेंगे, नंबर बल्ले बल्ले। राइट, चलो जी। देन सेंसस, सेंसस होना था जी 2021 में। कितने साल बाद होता है सेंसस? 10 साल बाद। बट 2021 में कोविड शोविड करके नहीं हुआ। बाकी सारी कंट्रीज ने करवा दिया अब 2022, 23, 24 में। इंडिया करा रहा है 26, 27 में। कारण क्या होगा? हमारे यहाँ टीचर कराते हैं सेंसस, मतलब टीचर फ्रॉम दी वर्क फोर्स फॉर सेंसस। प्राइमरी टीचर्स को अब स्कूल से वो बोलते हैं कि जो कोविड में लर्निंग लॉसेज हो गए, तो अब उन्हें वो स्कूल्स में वही कवर अप करना है। तो हेंस 2026-27 तक हम नहीं करा पाएंगे, इतने साल नहीं हुआ। तो अब वैसे 10 साल बाद होता है, अब 16 साल बाद हो रहा है। तो सेंसस का रेलेवेंस क्या है? सेंसस एक मेटा डेटा है, जैसे चंडीगढ़ की कोचिंग्स करते हैं ना, दिल्ली के नोट्स एक मेटा डेटा है, वहां से छोटे उतार लेते हैं। सो कंट्री में भी ये सच है, सेंसस इज द बिगेस्ट डेटा। बिग डेटा एनालिटिक्स की बात है, बाकी लगभग सारे डेटा रेफर सेंसस को ही करते हैं। Census provides the broad picture, and from those trends, many of the important figures are deduced in this country. So census is very, very important for telling you the changing demographics, for telling you the governance and policies required, for actually deducing other data like socio-political, socio-economic indicators, the composition of caste in this country, रिजर्वेशन का क्या करना चाहिए, सीटों को पार्लियामेंट में कैसे बढ़ाना घटाना है, वो सारी चीज़ों में सेंसस जरूरी है। सो एक तरह से कह सकते हो कि 2026-23 में जो सेंसस हो रहा है, दैट विल प्ले अ पार्ट इन फैसिलिटेटिंग विकसित भारत। राइट, सो सेंसस की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। कंडक्ट होएगा जी इन 2 phases ड्यूरिंग 2026 एंड 2027। मार्च 127 वुड बी द रेफरेंस डेट। हो जाएगा तब तक 2026-27 में 2 phases में होगा। सो दिस ब्रेक्स द कंट्रीज अनइंटरप्टेड डेकेडल सेंसस ट्रेडिशन सिंस 1881। ये सवाल आया था प्रीलिम में, कब से हो रहा है? 1881 से 10 साल बाद हो रहा था। 2021 में होना था बट डिले हुआ कोविड करके। हमने 26-27 तक डिले कर दिया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ने करवा लिया हुआ।
डिले इनका भी हुआ था बट इन्होंने करवा लिया, फिर हम लास्ट में करा रहे हैं बिकॉज हम 140 करोड़ भारतीय हैं, लंबा प्रोग्राम। ये छोटे मोटे से देश हैं, श्रीलंका में कितने के लोग हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द पोस्टपोनमेंट वाज ड्यू टू पेंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के टीचर्स नहीं, बेसिकली इसमें पार्ट लेना है और करवाना है, राइट, एजुकेटेड बंदे चाहिए, तो दे कुड नॉट स्पेयर टाइम। दिस इज द रीजन डिले हुआ है, ऑफिशियली पता होना चाहिए, राइट। सेंस इज अ कॉर्नर स्टोर फॉर इकोनॉमी एंड पॉलिसी मेकिंग, बहुत ज़्यादा वाइटल है, सारा डेटा देके देगा स्टैट्स का, राइट। फाउंडेशन फॉर ऑल डेटा कलेक्शन, बिगर डेटा है जो सारे डेटा उसमें से निकलेंगे, डिराइव होंगे। देन एक और बात, कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट ऑफ द नेशन, कि इंडिविजुअल सेंसस कैप्चर्स डिटेल डेटा ऑन डेमोग्राफिक, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। जब कोविड आया तो हमने देखा यार शहरों में तो गोस्ट सिटीजन है। गोस्ट सिटीजन क्या होते हैं? व्हाट आर गोस्ट सिटीजन्स? जो ये लोग झाड़ू पोछे वाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बाहर से आए हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, शहर की काउंटिंग में वो आते ही नहीं। शहर ने उनके लिए कोई सर्विस डेडिकेट करी नहीं, ना उनके पास रहने की प्रॉपर जगह है, ना उनके पास कोई सीवेज का पॉइंट है, ना उनके पास कोई वॉशरूम या सैनिटेशन का एरिया है। तो ऐसे सिटीजन जिनको शहर में गिना ही नहीं गया, उनके लिए कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी थी ही नहीं। जब पेंडेमिक आया तो वो बेचारे सड़कों पे फोर्स हो गए। यूपी जाना है 2000 किलोमीटर, ट्रक नहीं चल रहा, बस नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, तो क्या करें, वो पैदल ही निकल लिए, 2000 किलोमीटर पैदल जाएंगे और कुछ सड़कों पे मर गए। वाई? बिकॉज दे वर नॉट काउंटेड फॉर इन द सिटीज। हमने वो लोग देख लिए जो अपने एसी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जो स्लम में थे, जो हमारे घर चला रहे थे, उनका क्या? सो दीज सिटीजन्स वर गोस्ट सिटीजन्स। सेंसेस इनको मेजर करने में हेल्प करे, राइट। ये भूत नहीं थे, ये गायब थे, हमने कंसिडर नहीं करा, and they were essential, hence census is necessary. Then reality check and historical record that showing India has evolved over time, in case over 16 years, क्या future trends हैं, क्या population के trend हैं, right. Then critical for informed policy making. For example, बहुत ही interesting सी बात बताता हूँ, if I ask you this, census and food inflation and RBI policy, क्या इनका रिलेशन है? सेंसस, फूड इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रोथ को कैसे रोक रहा हो सकता है कि सेंसस नहीं आया तो इंडिया की ग्रोथ कैसे रोक गई भाई? बिकॉज आरबीआई ने पॉलिसी बनानी है इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई यूज करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास 100 रुपए इनकम थी, एक आदमी की 100 रुपए इनकम है, मैं उसमें से 20-15 साल पहले 100 में से 50 रुपए खर्चता था खाने पे, तो ज़्यादा मेरे को क्या मैटर कर रहा है? खाना। बस अब 15 साल बाद एक तो मेरी इनकम बढ़ी, अब मैं 100 में से सिर्फ 20 रुपए खाने पे स्पेंड करता हूँ। सो मेरी खाने की वैल्यू कम हो गई एज परसेंटेज ऑफ माई इनकम। सो अगर मेरी खाने की वैल्यू कम हो गई तो सीपीआई जो मेरी इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है उसमें भी तो खाने की परसेंटेज कम होनी चाहिए। It earlier dedicated, let's say, 46% to food. Now mainly people use 20% for food. Then food inflation जो हमेशा हाई रहती है, उसके करके हमें इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट हाई रखना पड़ता है। अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो पॉलिसी रेट कम करो, अगर पॉलिसी रेट कम होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि सेंसर डेटा 16 साल से ना होने करके हम अपने इन्फ्लेशन मेजर्स को एडजस्ट नहीं कर पाए और हम अपना इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली हाई रख रहे हैं, उस वजह से ग्रोथ स्लो चल रही है। इंटरेस्टिंग कनेक्शन, सेंसस फूड इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है, वो आरबीआई की पॉलिसी से कनेक्टेड है, एंड ये सारा मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री से कनेक्टेड है। गॉट माय पॉइंट? दिस इज हाउ यू एनालाइज थिंग्स। देन रोल ऑफ सेंसस इन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इंटरेस्ट रेट, ये बताया मैंने आपको कैसे सेंसस रिलेटेड है फ्रॉम इन्फ्लेशन, राइट जी। देन essential for broad economic indicators like inflation, vital for understanding migration, urbanization. माइग्रेशन बहुत जरूरी है देश में देखना, मैंने आपको बताया।
सिर्फ एक्सटर्नल नहीं कि पंजाब कितने लड़के कनाडा को सप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल बहुत जरूरी है कि यार कौन सी माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, पुश एंड पुल फैक्टर ज़्यादा है कि नहीं, कौन से ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, विमेन की माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है कि मेन की माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर दिस नेशन, right? So nature of internal migration, contrary to popular belief, only 12% of internal migration is interstate. हम सोचते हैं ना सारे यूपी बिहार वाले किसी और स्टेट में जा रहे हैं, वो सिर्फ टोटल 12% है इंटरस्टेट माइग्रेशन, सिर्फ 12%। ज़्यादा क्या है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में ही चेंज हुई जा रही है, देन इंटर डिस्ट्रिक्ट, रूरल टू रूरल वेरी ह्यूज, रूरल टू अर्बन वेरी ह्यूज. It's not always interstate, it's only 12%. Then data gaps and changing realities. Current migration is outdated based upon 2011 से 15 साल हो गए, 14-15 साल, right? So that is another problem. Policy implications. Accurate migration is important for budget allocations. कौन सी स्टेट को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा पैसे देने हैं, कितने वहाँ लोग हैं, कितना वेलफेयर चाहिए, hence very necessary, right जी? देन अर्बनाइजेशन एंड अनक्लियर अंडरमैप्ड. एक बड़ा ही स्टार्टलिंग सा फैक्ट देखो, दैट सिटीज आर ओनली 3% ऑफ लैंड. सिटीज कितना लैंड है, सिटीज आर 3% ऑफ, एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं. Cities are 3% land and GDP contribution कितनी है, 3% लैंड है तो कितना होना चाहिए, 10%, 20%, कितना है, 60%. सो सिटीज आर ओनली 3% ऑफ लैंड इन इंडिया, बाकी सारा रूरल एरिया है, मेरे पिंड विच रब बसता, बट GDP contribution 60%. लैंड एरिया सिटीज का 3%, GDP कॉन्ट्रीब्यूशन 60%. तो अब इनमें कितनी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, इनको सेंसस से मेजर करके बेटर डेवलप कराना, कि क्या पोल्यूशन प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंडिया इज अ कंट्री अंडर अर्बनाइजेशन, तो उसको कंट्रोल करना इज वेरी असेंशियल, राइट? देन व्हाई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेंसस, सर्वेज डिपेंड ऑन सेंसस एज अ बेस, सारे सर्वेज यूज कर रहे हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी एज वेल, right? So absence of updated census makes it increasingly expensive to obtain reliable picture. अगर reliable चाहिए बहुत डिटेल में जाओ, census नहीं है. Then limitations of administrative data as well. Administrative data is growing in volume, but it is inconsistent and incomplete and not comparable across departments. किसी डिपार्टमेंट का कोई है, किसी का कोई है, census तो सबका है, सबके लिए मेटा डेटा है, hence census is very very important. राइट जी, रिलायबिलिटी कंसर्न्स एंड बायस भी है बाकी डेटा में. वेरी सिंपल पॉइंट, सेंसस एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि बहुत ही बड़ा ऑल ओवर नेशन का आइडिया है, तो मेटा डेटा में करेक्शन भी सही, क्रेडिबिलिटी भी सही. अब 2-3 बातें जानने वाली. एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ पे होगी? चाइना के ऊपर एक देश है जहाँ से एक लंगड़ा आदमी आया था, तैमूर लंग. कहाँ से? वहीं पे खान क्वेस्ट है. हिस्ट्री के महारथी बताएंगे. चाइना के ऊपर एक नेशन है, कौन सी है वो? खान क्वेस्ट है जी. दिस इज इन मंगोलिया. खान क्वेस्ट इज इन मंगोलिया. कैसे पूछा जाता है आजकल? एक तो ये पूछ लिया मंगोलिया में, फिर पूछ लिया इंडिया मेंबर है कि नहीं है. भाई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है. 3 चीज़ें याद करने के लिए बोलूँगा. इंडिया तो पार्ट है. खान क्वेस्ट कहाँ पे है? मंगोलिया, नंबर 1. मल्टीलेटरल है, नंबर 2. मंगोलिया एंड यूएसए ने स्टार्ट करी थी, बाद में मल्टीलेटरल हुई. 3 बातें. खान क्वेस्ट कहाँ पे? मंगोलिया. मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएसए और मंगोलिया ने स्टार्ट करी थी, अब मल्टीलेटरल. ये 3 चीज़ें याद है. इंडिया तो पार्ट है, कोई दिक्कत है, ठीक है. सो ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है इसमें. इंडिया का आर्मी कंटिंजेंट मंगोलिया पहुंचा फॉर द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. ये 14 से 28 को होगी. मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है,
ब्रिंग्स मिलिट्रीज टुगेदर, कोई बात नहीं। लास्ट एडिशन खान क्वेस्ट की यहीं पे हुई थी, स्टार्ट हुई थी ये चीज़ ध्यान देने वाली, यूएसए एंड मंगोलिया में 2003 में। 2003 में यूएसए और मंगोलिया ने स्टार्ट करी थी एंड 2006 से मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल बन गई। अब इंडिया की कुमाऊं बटालियन गई है, चलो या थोड़ी करना है, इसमें वुमेन ऑफिसर भी है, होगी तो क्या हो गया। आई वन हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ये मेंशन करने की क्या जरूरत है वुमेन ऑफिसर है, सारे ऑफिसर्स हैं, मैन हो वुमेन हो, मतलब कैसे लिखना क्यों है एक वुमेन ऑफिसर, तो क्या हो गया। शी इज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर जस्ट लाइक एनी अदर मैन और वुमन। व्हेन यू आर मेंशनिंग इट की वाह वाह वाह, एक्चुअली वो कर उसको प्राइड देने के लिए रहा कि वुमेन ऑफिसर गई है, और हो उससे पुट्ठा रहा है कि हमेशा ये दिख रहा अच्छा वुमेन अलग है ना। सो दिस इज समथिंग विल डिस्कस इन एसए क्लासेस कि वुमेन इक्वालिटी एम्पावरमेंट और चीज़ों को हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। देर आर थ्योरीज टू इक्वालिटी, डिफरेंशियल इक्वालिटी की थ्योरी कराऊंगा, मज़ा आएगा कि सच्चाई है, अल्टीमेट सच्चाई जो इस बार मेंस दे रहे हैं, इस बार की ऐसे क्लासेस में भी कराऊंगा, राइट। एनी हाउ, सो एम्स ऑफ एक्सरसाइज आर जो भी हैं, चैप्टर 7 ऑफ यूएन को सपोर्ट करो, वायलेंस हटा दो, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जब पीस, बेसिकली क्यों कर रहे हैं कि पीस कीपिंग मिशन पे जाना है तो सारी आर्मी थोड़े थोड़े बंदे देंगी, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बट याद रखने वाली 3 बातें कहाँ पे हो रही है, कब से स्टार्ट हुई थी, किसके बीच में, यूएसए एंड मंगोलिया, और 2006 में मल्टीलेटरल हो गई, है ना, 6 में। सही जी। अब एक ही फैक्ट है इसमें देखने वाला, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनेगा, दिल्ली, दिल्ली में ही है ना वो कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ों में ली शेड जो पानी नीचे रस जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, तो कूड़े में से, कबाड़ में से सोना निकालेंगे। एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस, आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस फॉर इयर्स कि करो करो करो, कबाड़ में ज़्यादा सोना है ना। सो फर्स्ट इवेंट्स बस इतना ही पता होना चाहिए डेली में, और कुछ नहीं कराना, डिटेल पढ़ लेना, मेरे को तो लिखनी पड़ती है बट क्यों टाइम वेस्ट करना, आई डोंट वांट टू डू दैट। अभी किलाड़ी एक्सकावेशन हमें पता होनी चाहिए, याद ना रहती हैं, तो 2 ही बातें बोलूँगा इसमें। अर्बन सेटलमेंट मिली है, पहली बात ध्यान रखने वाली। दूसरी बात ध्यान रखने वाली, ये संगम एज के टाइम को एक्सटेंड करती है टिल 800 बीसी, टिल 800 बीसी। किलाड़ी एक्सकवेशन जैसे हमने आईबीसी ढूंढी थी, वो भी किसी ने ढूंढी थी, अब 100 साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो अलग बात है, मेंस में आ जाएगा। बट किलाड़ी एक्सकवेशन को आप उससे लिंक कर सकते हैं। हम सोचते थे 300 बीसी से लेकर है संगम एज, संगम एज तमिलनाडु वाली है ना, वो सदर्न इंडिया वाली पोएट्स वाली। सो वो अब इस एक्सकावेशन से पॉसिबली 800 बीसी तक एक्सटेंड हो जाएगी, और वो शायद अर्बन सेटलमेंट भी डिक्लेयर हो जाए। दैट इज वाई किलाड़ी एक्सकावेशन माइट बी रिलेवेंट। आप मेंस में जो आईवीसी का क्वेश्चन लगभग आने वाला है उससे किलाड़ी को लिंक कर सकते हैं, बिकॉज आईवीसी कल्चर वाज आल्सो समवट प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो अर्बन सेटलमेंट बात जुड़ जाएगी, आपके मार्क्स आ गए, राइट। 2 बातें प्रीलिम, अर्बन सेटलमेंट एंड संगम एज। सो किलाड़ी, गजेंद्र सिंह ने बोला अभी इसको टेक्निकली सपोर्ट नहीं मिली है बट वी आर स्टडिंग इट। है क्या जी, किलाड़ी इज अ विलेज इन शिवगंगा तमिलनाडु, मदुराई से ईस्ट है, मेरे को नहीं याद है, आपको होता तो कर लो। एक्सकावेशन बिगैन इन 2015 एंड यहाँ पे हमें 18,000 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, पॉटर शेड मिले हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये बेसिकली अर्बन सेटलमेंट की तरफ पॉइंट करते हैं कि ये अर्बन सेटलमेंट थी। उस टाइम में बहुत फर्क पड़ता था अर्बन है कि रूरल। आईवीसी वाज द अर्बन सेटलमेंट, उसके बाद 1000 साल आई नहीं अर्बन सेटलमेंट, फिर तब कब आई दोबारा, जब बुद्धा और जैन टाइम आए, उस टाइम कई
मतलब काफ़ी टाइम 1000 साल आई नहीं अर्बन सेटलमेंट, आईवीसी के बाद रूरल ही रही। वैदिक सेटलमेंट वॉज रूरल, एग्रेरियन, है ना। सो अर्बन सेटलमेंट थी, वेल प्लान अर्बन सेटलमेंट, डाइंग, बीड मेकिंग एक्सेट्रा। ट्रेड एंड लाइफस्टाइल तो होगा अर्बन सेटलमेंट है, सरप्लस इज द बर्थ ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट। सो वहीं पर ट्रेड एंड लाइफस्टाइल भी हो रहा है, डाइस गेम्स खेल रहे हैं, ऑब्वियसली खेल रहे हैं। Chronology, the findings are pushed back Sangam age in Tamil Nadu to around 800 before Common Era BCE। जो 300 BC तक हम मानते थे उसे 800 BC तक शायद ले गया है ये किलाड़ी एक्सकावेशन। देन तामिल संगम पोएट्स, संगम एज के बारे में तामिल संगम पोएट्स की मीटिंग होती है वहाँ पे। कौन सी वो किताबें जरूरी थी वहाँ पे, याद है कुछ? एक तो गई एंड और शिल्प अधिग्रमन, मालविका अग्निमित्रम नहीं है उस टाइम की। मालविका अग्निमित्रम तो कालिदास ने लिखी है, तो गुप्ता एज में आएंगे। कंफ्यूज कर रहा था, है ना। सो रीड दो। शिल्पा अधिग्रमन किसने लिखी थी? मालविका अग्निमित्रम इज अ वेरी फेमस पोएम बाय कालिदास साहब। But this Silpa Adigraman for the contexted period संगम एज is a very important। कहानी भी बहुत अच्छी है, सुनाई थी सर ने, सारी कहानियाँ मैं सुन। शिल्पा अधिग्रमन की कहानी बहुत अच्छी है, एक सुना दो। नहीं, लेट तो नहीं हो रही, मैं लेट हो रहा कि सुनाऊँ? चलो सुना देता। सो शिल्पा अधिग्रमन की कहानी बहुत अच्छी है। एक आदमी होता है, बड़ी अच्छी फैमिली से होता है, रिच फैमिली से होता है, शादी करने के लिए लड़की ढूंढता है। सो लड़की भी बड़े अच्छे फैमिली से होती है, कल्चर्ड फैमिली से होती है, काइंड ऑफ जमींदार रूलर्स के फैमिली से। वो भी ब्राह्मण और रूलर फैमिली, लड़की भी वही, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ऑब्वियसली बंदा बिगड़ता है थोड़ा बहुत। सो अब इस आदमी को एक कोर्टिजन, जो कोर्ट में नाचती होती है, नचाए तो होते थे उस टाइम, जो कंजरियां बोलते हैं पंजाब में, सो उससे प्यार हो जाता है। अब ये आदमी हाई क्लास वाला उस औरत से साथ रहने लगता है, कोहैबिट करने लगता है विद दैट कोर्टिजन, कोर्ट डांसर, है ना। तो अब वो कोर्ट डांसर से इस आदमी का बच्चा भी हो जाता है। ये औरत जो हाई क्लास सोसाइटी से आई थी और अच्छी, बहुत ज़्यादा मैनर्ड थी, वाइफ थी, वो छोड़ के चली जाती है फॉरेस्ट में। उसे पति की, ये जो कोर्ट वाली डांसर होती है, वो उसे कहती है अब इस औरत की प्रॉपर्टी भी लिखा के ला। ये आदमी उसे फॉरेस्ट में जाके प्रॉपर्टी लिखाता है, वो 1 सेकंड में लिख देती है कि पति जी मैं तो आप ही की हूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्या, मैं भी आपकी हूँ, ये लो प्रॉपर्टी, मैंने क्या करनी। एंड देन ही कम्स बैक, देन दैट कोर्ट लेडी मिसबिहेव्स आल्सो। तब इसे समझ आता है कि यार ये तो मैंने क्या भारी गलती कर ली, मेरी क्या औकात थी, मैं कहाँ चला गया, और वो कितनी अच्छी थी। फिर ये उसकी सर्च में जाता है, फिर अगली किताब आती है, दिस इज शिल्पा अधिग्रमन, इलोंगवान ने लिखी है, बड़ी प्यारी कहानी। इस पर पिक्चर्स बनी है साउथ इंडिया में, बड़ी प्यारी कहानी। डिटेल नहीं, मैंने तो बहुत ही समरी बताई है, बहुत डिटेल्स है इसमें। देन आइडियल वाइफ भी उसको माना जाता है जो फॉरेस्ट में गई थी। आजकल तो दैट कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, यूजुअली in these parts of the country, right? So named after the assembly of Tamil poets, scholarly known as Sangam। बेसिकली क्या पीरियड मानते थे हम इनका, ये पीरियड ध्यान रखना, 300 बिफोर कॉमन ईरा टू 300 कॉमन ईरा। अब ये कहाँ तक चला गया किलाड़ी के वजह से? 800 बिफोर कॉमन ईरा। ये तो समझते हो ना, मतलब कॉमन ईरा और ये 0 नंबर 9 बना लो, 0 से पीछे वाला माइनस में पुट्ठा चलेगा। 300 कॉमन बिफोर कॉमन ईरा कम पुराना है, 800 ज़्यादा पुराना है, इधर उल्टा है। क्लैरिटी होनी चाहिए, वेरी गुड। सो एनी हाउ समझ गए हम संगम एज को। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड पे आ जाते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, इसने बहुत अच्छी बात बताई है। आपको क्या लगता है, आप भी बताना, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी बताना, कि इंडिया में वो लोग ज़्यादा होंगे जिनकी बच्चे नहीं हो रहे, या वो लोग ज़्यादा होंगे जिनके गलती से हो गए, आईपीएल काम नहीं करी, प्रोटेक्शन काम नहीं करी। तो इंडिया में कौन से लोग ज़्यादा हैं परसेंटेज वाइज, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, मुश्किल पड़ रही है, या फिर वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के शिकार हैं,
मतलब मतलब रिस्क टेकिंग आशिक ज़्यादा है कि बूढ़े हो चुके मम्मी पापा बनने वाले ज़्यादा हैं? तो बताइए आपको क्या लगता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी वाले ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। Unwanted pregnancy, 1 out of 3 adults in India, that is more than 33%, have witnessed unwanted pregnancies. मतलब हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं होता। 1 out of 3, that is what UNFPA has found, pointed out. So real fertility crisis क्या है? That 1 in 3 adult Indians face unintended pregnancies. गलती हो गई है ना, faulty protection. While 30% experience unfulfilled desire for having either more or fewer children. राइट जी। सो बेसिकली हमने क्या देखना है, सवाल क्या आता है, क्या है ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड? आजकल डिटेल पूछते हैं तो 3-4 पॉइंट से पॉइंट आउट करूंगा, लिख लेना अपने पास या फोटो खींच लेना। राइट। सो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी क्रिएटेड इन 1968। यूएन पॉपुलेशन फंड है तो उनकी एजेंसी होगी, कोई पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं। मिशन क्या है जी? वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। 19 ये पूछ लेते हैं, 1987 में इसका नाम चेंज कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब चालाकी क्या करता है यूपीएससी, पहले पूछता था कि इसको शुरू से ये कहते थे, बंदा पकड़ लेता था। अब क्या करते हैं, एब्रीवेशन दे देते हैं यूएनएफपीए और बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म बताओ, और बंदा चूज कर लेता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। बट इन्होंने क्या करा है, एब्रीवेशन वही रखी है यूएनएफपीए, बट नाम ये हो गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। एब्रीवेशन वही फेमस थी, वही रख ली, तो आंसर क्या आएगा इसका? दिस इज हाउ दे कंफ्यूज, राइट। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट। फंडिंग कैसे हो रही है? अगली बात, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से हो रही है, यूएन के बजट से कुछ नहीं मिलता। 2-3 बातें याद रखने वाली। कब शुरू हुआ? 1968। 87 में रीनेम हुआ, बट एब्रीवेशन सेम है। एंड इसको यूएन बजट से कुछ नहीं मिलता, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नेशंस ही करती हैं। दिस इज यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो देन निकल, निकल की बात करते हैं। क्या है निकल? सिल्वरी वाइट मेटल है। सिल्वरी वाइट है, किसमें काम आता है? अलॉयज में काम आता है। और ये जरूर पता होना चाहिए, निकल कैडमियम बैटरीज में काम आता है, निकल कैडमियम बैटरीज। एंड इट इज वेरी अबंडेंट इन दी अर्थ्स क्रस्ट, राइट। अर्थ्स क्रस्ट में बहुत अबंडेंट है। सो रिसेंट स्टडीज ने बोला है कि लो ग्रेड ओर से भी लिथियम को निकाला जा सकता है यूजिंग हाइड्रोजन प्लाज्मा। इसकी डिटेल साइंस में करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। सो निकल है क्या? बेसिक पता होना चाहिए। मेटालिक एलिमेंट है, सिल्वरी वाइट होता है। 5th मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन अर्थ, 5th मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन अर्थ इज निकल। सो व्हाट डू वी वांट टू रीड आउट ऑफ इट? अलॉन्ग विद आयरन ज़्यादा आकर करता है कॉमन एलिमेंट्स इन मीटियोराइट्स, है ना। निकल एंड आयरन मीटियोराइट्स में भी होते हैं, हमारे क्रस्ट में भी तो मीटियोराइट्स में होंगे, वही चीज़ है। अकर्स नेचुरली इन सॉइल। ये प्लांट के, निकल प्लांट के लिए भी एसेंशियल है, प्लांट ग्रोथ के लिए भी निकल एसेंशियल है, राइट। एंड इंडिया के पास भी सब्सटेंशियल रिजर्व्स हैं। बट लास्ट टाइम सवाल में क्या आया था? बिगेस्ट। जब मैं करा रहा था ना एलिमेंट्स का बेसिक, तब पीपल वजह ये 10वीं में आता है, मैंने कहा पेपर में यूपीएससी में भी आएगा, देखना। बिगेस्ट निकल रिजर्व आया कि नहीं आया तो बता दो भाई, आया कि नहीं आया बताओ। देखो सवाल, सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडोनेशिया। इसके सिवाय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इसके सिवाय कहाँ है? ब्राजील। बस 3 बहुत है। पर ये तो सवाल आ गया, बिगेस्ट रिजर्व कहाँ है? इंडोनेशिया। बट बिगेस्ट प्रोसेसिंग पावर कहाँ होगी? एक ही जगह हो सकती है, चाइना। सबसे बिगेस्ट प्रोसेसिंग पावर इज इन चाइना, रिजर्व इज इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। 22%, 21%। हाँ, लिथियम में बनवाया था, सी ए भी हो गया।
वो लिथियम वाला था, वो पहले आ चुका है, इस बार निकल वाला आया था। निकल का बिगेस्ट रिजर्व इंडोनेशिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ब्राजील, प्रोसेसिंग बार चाइना। राइट जी। चलो, ये पता होनी चाहिए, चीजें आ जाती हैं यार। क्या काम आता है निकल? अलॉय में काम आता है, यूज इन सेवरल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। बैटरी कौन सी है? निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। देन ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज, रद्दी सी बात है बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन्होंने एनडीसीज की क्या कहानी है। नहीं पता होगी ना आपको, आई गो फॉर इट। सो I'll explain this, just a minute. सो क्लाइमेट चेंज की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले इंसान को लगता है मैं इन्वायरमेंट खराब कर रहा हूँ इन 1972, तो दुनिया के लीडर्स मिलते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। उसके बाद रेलेवेंट इज 1991 अर्थ समिट इन रियो डियो जेनेरियो। यहाँ पे फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं, वो हम डिटेल करेंगे, बट यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी से निकलती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। उससे फिर आता है जी कियोटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन्फोर्सेबल होगा कि टारगेट्स दे देते हैं कि भैया आप हर कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज को इतना कम करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। क्योटो प्रोटोकॉल का जब खत्म हो जाता टाइम तो पेरिस एग्रीमेंट होती है 2015 में। देन इसमें जो टारगेट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, डेवलप्ड कंट्रीज इन्फोर्सेबल नहीं बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कर लो कि आप कितना कम करना चाहते हो, खुद ही कह दो, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। राइट, दिस इज द चट्टा कट्टा ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अब इसमें ऐड ऑन हुआ है जी ब्लू एनडीसी, कि ये इसका पार्ट नहीं है, बट कुछ नेशन ने कहा है कि हम ओशन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेंगे। सो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? स्टॉकहोम, अर्थ समिट, देन उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, देन कमिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, एनडीसीज, देन ब्लू एनडीसीज। राइट, गॉट दिस डिटेल चार्ट? ये समझ बाद में एनवायरमेंट में होगा भी साथ में। राइट, सो ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में हुआ है ब्लू एनडीसी चैलेंज, इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। क्या करना है जी? ओशन पे फोकस करना है। किन्होंने लॉन्च किया? बेसिकली फ्रांस एंड ब्राजील इसके लीडर्स हैं, फ्रांस एंड ब्राजील। और क्या इसमें बाइंडिंग टारगेट्स हैं? नहीं। 6 अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या एंड रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स हैव जॉइन्ड दिस इनिशिएटिव। राइट, सो इन्होंने ज्वाइन करा, याद करना नहीं, जब तक इंडिया नहीं जा रहा नहीं करना है। एंडोर्स्ड बाय WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर एनिमल्स, ब्राजील। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कि ओशंस को आप सस्टेनेबली डेवलप करो, उन्हें एनवायरमेंटली वेस्ट मत करो। देन एनडीसीज क्या है? नेशनल क्लाइमेट प्लान्स दैट आउटलाइन कंट्रीज एफर्ट टू रिड्यूस एमिशंस। कहाँ पे हो रहे हैं जी अडॉप्ट? पेरिस में, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। क्या ये बाइंडिंग टारगेट्स है? नहीं, वॉलंटरी टारगेट्स। और ये कौन सी एग्रीमेंट के अंदर है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड। राइट जी, देन CDRI। CDRI मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाई दिस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस? बिकॉज इंडिया लेड इनिशिएटिव है, इंडिया ने चलवाया, ग्लोबल बात है, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। CDRI इंडिया लेड इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, और इंडिया में ही न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है।
सो बात क्या कर रहे हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो बात शुरू होती है कहाँ से जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस में बोला है, ऑर्गेनाइज बाय फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या एड्रेस कर रहे हैं बेसिकली, ये कॉन्फ्रेंस कब बन रही थी, CDRI 2019 में। CDRI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोर्टेड बाय UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बट लीडरशिप किसकी है, इंडिया। ब्लू NDC में किसकी थी, ब्लू NDC में कौन सी दो नेशंस थी, ब्राजील एंड फ्रांस। यहाँ पे कौन सी CDRI में, इंडिया। मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, CDRI, बिकॉज लीडर इंडिया। सो मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स है, UN एजेंसीज है, क्या कर रहे हैं जी, प्रमोट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, दोनों, क्लाइमेट चेंज भी और डिजास्टर को भी, दोनों के लिए रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाएंगे, इंडिया में नहीं दुनिया में। हेडक्वार्टर दिल्ली, हाँ, UN की मीटिंग में स्टार्ट कराया था, UNGA में मोदी साहब ने कहा था ये बनाएंगे, फिर बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट करा। एक्चुअली इंडिया एंड फ्रांस दोनों साथ में थे, बट इंडिया, हम इंडिया ही मानते हैं, है ना, इंडिया लेड। सो इट सीक्स टू रैपिडली एक्सपैंड डेवलपमेंट एंड रिट्रोफिट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेजिलिएंट, फ्लड रेजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट, कूलिंग एक्शन प्लान। पुराने घर होते थे उनमें हवा कितनी अच्छी आती थी, अब AC चला चला मर जाओ फिर गर्मी लगती है ना। सो दोज थिंग्स वर्क। देन मिशन ऑफ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर by 2050 to drive $10 trillion of new and existing infrastructure investments to be resilient to natural hazards and climate change, right। क्वालिटी लाइफ बढ़ाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो मेंस में आजकल ये सवाल दे देते हैं कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस का गवर्नेंस बताओ। सो इसमें है जी, एक गवर्निंग काउंसिल है CDRI में, CDRI का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये मेंस में आ जाता है। सो एक गवर्निंग काउंसिल है, ऑल मेंबर कंट्रीज होंगी इसमें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होगा, ओवरसीज प्रोग्राम्स एंड डिसीजंस, मीट्स ट्वाइस अ ईयर। सेक्रेटेरिएट लेड बाय डायरेक्टरेट जनरल, सेम ही होता है, अगर आ जाए ना तो इसका हैक भी यही है, एक गवर्निंग काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक सेक्रेटेरिएट। सारी बॉडीज में लिखा ना, मेंस वालों के लिए हैक ही है, मेंस हैक्स भी कराऊंगा बट उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा। बट आइडिया समझो कि बॉडी का आ गया जी, अच्छा ये WTO की गवर्नेंस कैसे होती है मुझे नहीं पता, यहाँ CDRI की कैसे होती है। हर किसी में एक गवर्निंग काउंसिल होगी, पॉलिटिकल बॉडी होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, काम करने वाली बॉडी होगी, एक सेक्रेटेरिएट होगा जिसमें एक सेक्रेटरी हेड होगा। ये सारी जगह ट्रू है, ठोका है ना नंबर आ जाए, राइट। देन फर्दर फंडिंग चाहिए होगी, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेंगी। देन मेंबर्स 46 मेंबर्स हैं, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। दिस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। गवर्निंग काउंसिल है CDRI की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फंडिंग वॉलंटरी है, मेंबर्स 46 हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सवाल आ गया तो मेरे को याद करके आंसर लिख देना। अब ये हम एटमॉस्फेयर को भी इंजेक्शन लगाने लगे, पहले हमें दुखता था भैया मत लगाओ इंजेक्शन, अब एटमॉस्फेयर को क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारा आइडिया है कि ऊपर से धूप आ रही है, अभी वो गाड़ी में करते हैं ना हम लोग, चमकीला सा लगा देते हैं पार्क करते टाइम। कल मेरे को भी किसी ने गिफ्ट करा है कि अंदर से गाड़ी गर्म नहीं होएगी, जब पार्क करो तो वो चमकीला सा लगा दो, तो रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दी तो गाड़ी गर्म नहीं हुई। वैसे ही एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दोगे तो एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होगी। सो क्या स्कीम है, हैं? बस वो चमकी हुई शीट ऊपर फेंक देगी। जब वॉल्केनो फटता है, समझ गए ना, वो तो समझ गए कि जैसे गाड़ी में चमकी सी शीट लगा देते हैं शीशे पे, वो गर्म नहीं होती, धूप रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में लगा दो। पर एटमॉस्फेयर में इतनी बड़ी शीट तो है नहीं हमारे पास, तो हम छोटे छोटे कण फेंक देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फर के। सल्फर होता है पीला चिट्टा सा, तो चिट्टा पीला सा है तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। सो जब धरती पर आज तक जब भी आइस एजेस आई हैं, बर्फ का जमाना, बर्फीला पास्ट, तो उसमें उन बर्फ वाले एज से जस्ट पहले कुछ हजारों साल पहले बहुत बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन हुए। फिर हमने पढ़ा निकल तो आग रही है, आग में से बर्फ कैसे बन रही है भैया। तो फिर हमें समझाया किसी ने कि जब वॉल्केनो फटता है उसमें से निकलता है बहुत सारा सल्फर, वो जाके एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो फिर वो गाड़ी की तरह रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा देता है ना। जब रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है तो सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, उस वजह से टेम्परेचर अर्थ पे कूल हो जाता है ना। सो आज गर्मी बहुत है,
जाके सारे घर अपने अपने एक एक वॉल्केनो फाड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा काम। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में वही काम कर रहे हैं कि एरोसोल खुद ही इंजेक्ट कर दें, सल्फर खुद फेंक देंगे ऊपर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर हो गया, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई, नीचे ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई। बट इसके नेगेटिव इश्यूज भी हो सकते हैं, सिर्फ गर्मी थोड़ी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ऊपर से, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, वो चीज़ें भी डिसरप्ट होंगी, राइट, एनवायरनमेंट भी डिसरप्ट होगा, स्पीशीज भी डिसरप्ट होंगी। बट इंजेक्शन कैसे लगाया हमने एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर में सल्फर फेंक दिया, क्यों, वी ट्राई टू मिमिक अ वॉल्केनो एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए बात, ये रिफ्लेक्टिविटी को बोलते क्या है टेक्निकल भाषा में, ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने, भाई स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। क्या होता है एलबीडो, रिफ्लेक्टिविटी, हाँ, कि क्लाउड किसी भी चीज की रिफ्लेक्टिविटी। अब मुझे बताओ फिर, समझ गए, एलबीडो किसकी हाई होगी, आइस की या तार बेस्ड रोड की। तो सड़क पे हम आते हैं, जो लुक वाली सड़क होती है, आइस की एलबीडो ज्यादा होगी कि रोड की, क्यों क्यों, अरे सही है यार, कॉन्फिडेंस रखो, चिट्टी है रिफ्लेक्ट करेगी, काली है absorb कर लेगी, सिंपल। मैं तो डरा रहा था। एनीहाउ, सो स्ट्रेटोस्फेरिक एयर इंजेक्शन में क्या कर रहा है, मिमिक अ वोल्केनो, reducing the cause but bringing it closer to fusion, and there is opposition for it as well. So basically method क्या है, of cooling the planet, है ना, कूलिंग द प्लैनेट, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, राइट जी। रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स डाल देंगे, वॉल्केनिक इरप्शन से इंस्पायर्ड है, सही जी। देन नोन टू हैव कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लैनेट, मिमिकिंग द कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। दीज आर climatic engineering techniques, geological engineering techniques to cool the nation। किसी ने भी कहा बड़ा सा शीशा लगा दो स्पेस में, कितना बड़ा हो, वो किने पत्थर मार के तोड़ दिया, फिर पत्थर मार के किसी ने तोड़ा, म्यूटराइट आ गया, पत्थर तो घूम ही रहे हैं, अब रोज रोज शीशा टूट जाएगा, कितने करोड़ रुपए खर्च करोगे, राइट। पर हो सकता है, पॉसिबल, हाँ है, शीशा लगा दो पूरी स्पेस में, नहीं मतलब इतनी बड़ी धरती है, आपने 10% में भी लगा दिया तो आपकी 10% गर्मी तो बच गई, वो वर्क खत्म। ऐसा तो नहीं है 1-2% ही, 1-2 डिग्री बढ़ रहा है, 100 डिग्री क्लाइमेट, 100 डिग्री थोड़ी बढ़ी है, सारा सन रोक दोगे तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। और इसको भी घुमाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये नहीं एक जगह अंधेरा ही रह रहे, उनका सनलाइट सन छीन लिया, वो बेचारे गाना भी नहीं गा सकते कि जो सूरज चढ़ना हट जाए, है ना, वो हट जाएगा उनका सूरज चढ़ना। Anyhow, so key facts, aerosols क्या हैं जी, aerosols are tiny solid or liquid particles suspended in air or gas। ये natural भी हो सकते हैं such as fog or from volcanic eruptions, और artificial भी हो सकते हैं such as smoke from fossil fuel burning, right जी। aerosol particles are either emitted directly into atmosphere, या तो खुद से directly aerosol ही फेंक दिए, नहीं तो जो हमने gases फेंकी जला के उसमें से aerosol आ गए, secondary aerosols। प्राइमरी खुद ही एरोसोल, सेकेंडरी गैस, ठीक है जी। देन एरोसोल पार्टिकल्स आर टाइनी बट न्यूमरस एंड ऑफन कंप्राइज अ नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत कुछ होता है, राइट जी। डायमीटर बहुत छोटा है, माइक्रो फ्यू मिली माइक्रोमीटर्स टू अबाउट 1 माइक्रोमीटर। पार्टिकल्स, ये प्लीज कई बार पूछ लेते हैं, प्लीज ध्यान देना इस पे, पार्टिकल्स विद अ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से जो छोटा होगा उसे एटकिन न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो एटकिन न्यूक्लियाई क्या है भाई, एटकिन न्यूक्लियाई क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर, लेसर देन, इसको नोट भी कर लो साथ में, लिखना है लिख लो, फोटो खींचनी है फोटो खींच लो। व्हाट इज एन एटकिन न्यूक्लियाई, which is aerosol which is less than 0.1 माइक्रोमीटर इज एन एटकिन न्यूक्लियाई। ये कई बार सवाल में पूछ लेते हैं, तो हमें करना पता होना चाहिए। देन कमिंग टू नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर सिस्टम, फिंगरप्रिंट सिस्टम, ये क्रिमिनल्स के लिए है, सबके लिए नहीं है,
क्रिमिनल्स के लिए अक्रॉस ऑल स्टेट्स, अक्रॉस ऑल यूटीज क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करा जाता है, सो दैट कोई बंदा क्राइम करे तो उसे अपडेट कर दिया जाए और बाद में हम उसे लोकेट कर सकें कि ये वाला फिंगरप्रिंट कहाँ पाया गया, लास्ट में कहाँ आधार की एंट्री हुई थी इसकी, यही तो नहीं था वो चोर। सो दिस इज फॉर क्रिमिनल्स। सो बेसिकली क्या आइडिया है जी, सेंटर रिवाइज द प्रोसीजर की फॉरनर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम और ज़्यादा डिटेल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेन ऑफिसर्स की फैसिलिटीज़ को, फिंगरप्रिंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, पैन इंडिया सर्चेबल डेटाबेस है ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। सारे आदमियों का फिंगरप्रिंट नहीं है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन में, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स का, राइट। और लॉ इन्फोर्समेंट को हेल्प करता है, ब्ला 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 ब्ला, कोई बात नहीं। इट प्रोवाइड्स, बेसिकली इट इज अ 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर, 10 डिजिट है। और आजकल इसके आगे की डिटेल में पूछ लेते हैं तो पता होनी चाहिए। फर्स्ट 2 डिजिट्स इसमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टेट कोड, कि पंजाब का क्रिमिनल है, हरियाणा का है, कहाँ का, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड, ठीक है। उसके बाद वेयर द क्रिमिनल इज रजिस्टर्ड फॉलोड बाय सीक्वेंस नंबर, स्टेट पार्टीशन विल हैव आईडीज बिलोंगिंग टू अ स्टेट एज वेल। सो स्टेट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, बंदा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई भी एफआईआर इसके खिलाफ होएगी तो अपडेट हो जाएगी, तो यू कैन देन जज कि ये कहाँ तक का कितना डूंगा क्रिमिनल है, राइट। देन गधों वाली न्यूज आ गई, ये ईजाओ क्या है, ईजीआओ क्या है, ये डंकी स्किन से, डंकी की स्किन से, जिसे हम डंकी हाइड भी बोलते हैं, डंकी की स्किन से मिलने वाला एक चीज है जो आपकी थकावट दूर कर देता है, जो आपको रिफ्रेश कर देता है, मेमोरी लॉस हटा देता है, आपकी एंटी एजिंग कम करता है। सो वो कहते हैं ना, माड़े बंदे विच भी कोई गन चंगा होगा। सो गधा होने के बाद भी उसकी स्किन से क्या निकल रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी थकान दूर कर रहा है। सो इससे जिलेटिन बना के चाइना वाले बहुत महंगा बेच रहे हैं, जेल सी बना के जिलेटिन। सो डंकी की स्किन से, डोंकी नहीं डंकी की स्किन से वी आर गेटिंग दिस ईजीआईओ और ईजाईओ, और इसकी चाइना में डिमांड बहुत बढ़ गई है। सो इसी वजह से चाइना में गधों की डिमांड बढ़ी तो वो कहाँ गए, पाकिस्तान। पाकिस्तानी गधों को उठा के चाइना लाए और उनकी स्किन उधेड़ के निकाल दी। तो गधों की डिमांड क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ईजाईओ मिला है उनसे। और ईजाईओ क्या है, जिलेटिन यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बाय स्टूइंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। डंकी स्किन को लेके उबाल दिया और कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फिर उसमें से निकाला ये जिलेटिन। वाइडली यूज फॉर बीइंग एंटी फटीग, क्लास के बाद थक गए हो तो एक डंकी पकड़ लो, स्किन छील के उबाल लो। वेरी 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 पैथेटिक है ना, सोच के ही ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा करना है यार, मेरा उसके बाद खा भी जाओगे उसे, बट उसको क्या करेंगे लोग, एंटी फटीग तो है, ट्यूमर सेपरेशन भी है, बट दे मिक्स द कोलेजन, कोलेजन फाइबर मिलता है उसकी स्किन के नीचे से, हमारे भी मिलता है, हर्ब्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के उसे गोली या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बना देती है, क्रीम बन जाती है, कैप्सूल बन जाता है, फिर एक कैप्सूल में थकान दूर हो जाती है, राइट। सो इंक्रीज हो गई है ग्रोथ, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, 160% ग्रोथ है। सो सबसे ज़्यादा दुनिया में गधे कहाँ पाए जाते हैं, 4 पैर वाले गधे, इथोपिया में। सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं दुनिया में इथोपिया में। डंकी पॉपुलेशन यहाँ लिख भी देते हैं। सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं इथोपिया में, फिर सूडान में, उसके बाद पाकिस्तान। सो सबसे ज़्यादा गधे में नंबर 1 कौन है, इथोपिया, दूसरा कौन है, सूडान, और थर्ड हाईएस्ट गधे कहाँ पे हैं, पाकिस्तान। और ये सोचते हैं हमसे जीत लेंगे। सोच है, कुछ ऐसे 500 टॉपिक वाले भी सोचते थे, वो बेचारे भाग रहे हैं इधर उधर। एनी हाउ, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, बेसिकली निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस कौन सी हैं, निगलेक्टेड क्यों है, इनके पास फंडिंग नहीं है। 4 बड़ी बड़ी डिजीजेस के पास ज़्यादा फंडिंग है, एड्स, टीबी वगैरह। सो ये निगलेक्टेड है जिनके ऊपर ज़्यादा फंडिंग नहीं है ना, निगलेक्टेड बाय लेस फंडिंग।
और फोकस, है ना। देन निग्लेक्टेड का मतलब, ट्रॉपिकल मतलब मेजरली इन ट्रॉपिक्स, सो निग्लेक्टेड है क्योंकि फंडिंग कम है, ट्रॉपिकल क्योंकि मेजरली ट्रॉपिक्स में डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है। सो ये वो डिजीजेस हैं जो गरीबों को गरीब मार कर रही थी, पर अब हमने मच्छर डेवलप कंट्रीज में भी भेज दिया। अब डेंगू मलेरिया वहाँ भी हो रहा है, अब पैसा मिल रहा है इन्हें। डब्ल्यू बोल रहा है हटाओ हटाओ हटाओ। डब्ल्यू बोलता है कि 100 कंट्रीज 2030 तक एटलीस्ट एक एनटीडी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट कर देंगे। टारगेट है 100 कंट्रीज बाय 2030 एटलीस्ट एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट कर देंगी। 56 कंट्रीज ने 2025 तक कर भी लिया, एटलीस्ट वन। सारी नहीं एलिमिनेट हो सकती, सारी बीमारी चलेगी तो हम क्या करेंगे, इलाज किसका करेंगे, है ना। सो एंटिटीज आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। सिर्फ वायरस नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, सारी बहुत तरीके की हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें। दो चार एग्जांपल ध्यान रखना, ये चिकनगुनिया, डेंगू, काला अजहर, दीज एलिफेंटाइटिस, दीज आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। एड्स, टीबी वगैरह छोड़ के सारी नेग्लेक्टेड मान लेंगे, मान लें, ठीक है। बिग फोर के बारे में पढ़ना, बिग फोर बीमारियां कौन सी हैं, बिग फोर कंपनियां नहीं बीमारियां, राइट। सो वो भी बीमारी है वैसे बिग फोर वाली, लूट रहे हैं देशों को, दुनिया को। सो एपिडेमियोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स, एनिमल से एनिमल को हो रही है, कोई वेक्टर बॉर्न है, कोई ह्यूमन को हो रही है। तो इनको अल्टीमेटली क्योर करना और इरेडिकेट करना मुश्किल है, बट कंट्रोल करना आसान है। डिजीज कंट्रोल में क्या क्या चाहिए, बेसिकली आपको डिजीज कंट्रोल में चाहिए सैनिटेशन, है ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन, हमारी क्यूरेटिव मेडिसिन है। प्रिवेंटिव, हाँ, बीमारी होने के बाद दांत में दर्द है, पहले ब्रश कर लेता। एक चीज़ मैं अपने आज भाई के बिहाफ से बोलना चाहता हूँ, ही इज़ अ डेंटिस्ट। सो डेंटिस्ट का सुझाया, कोलगेट कोई भी हो सकता है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है। डेंटिस्ट का सुझाया एक रूल जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, रात को ब्रश आप अपने लिए करते हैं, सुबह ब्रश आप दूसरों के लिए करते हैं। ऐड आती थी ना, हाँ हाँ करके जाके उसे कोलगेट करके किस कराता है, वो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, रात को ब्रश आप अपने लिए कर रहे हैं। दांत बचाना है और डेंटिस्ट की दुकान बंद करानी है तो रात को ब्रश करना है। सुन लेना सारे लोग इसे, नहीं आओ। सो कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन चाहिए, क्यूरेटिव भी चाहिए, है ना, क्यूरेटिव भी चाहिए, बट बिहेवियरल क्यूज भी चाहिए, बिहेवियरल क्यूज। और ट्रिपल एफ तो है ही, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनल, ये तो है ही है ना। तो बट ये चीज़ें बहुत नेसेसरी है, वेरी 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 नेसेसरी, कि डिजीज़ को कंट्रोल करनी, राइट। बाकी हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। बैक्टीरियोफेजेस, ये कौन है भाई, अरे वेरी गुड, दीज आर viruses that infect bacteria. These are also called good virus. Good virus, viruses that infect bacteria. गंगा मैया, क्यों गंगा में नहाकर पाप धुल जाते हैं। पाप का मुझे नहीं पता, बट बैक्टीरिया धुल जाता है। क्यों? बिकॉज गंगा के पानी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस हैं, और जब आप उसमें डुबकी लगाते हैं ठंडे ठंडे पानी में, तो बैक्टीरिया आपके खाए जाते हैं। कौन खा रहा है बैक्टीरिया को? बैक्टीरियोफेज, वो गुड वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। और ये बहुत ज़रूरी क्यों हो गए? बिकॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गई। हम एंटीबायोटिक्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, उस वजह से अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से मर नहीं रहे,
तो इन पे रिसर्च चल रही है कि इनसे मारेंगे बैक्टीरिया, राइट। सो ड्यू टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ल्ड इज नाउ rediscovering बैक्टीरियोफेजेस, राइट जी। बैक्टीरियोफेजेस आर गुड वायरसेस दैट नेचुरली प्रे ऑन बैक्टीरिया, राइट जी। दे आर, क्या इनका उल्टा इफेक्ट नहीं होता? होता है। कई बारी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अंदर उसके वायरस होते हैं। एंटीबायोटिक इज मेंट टू किल बैक्टीरिया, इट कैन नॉट किल वायरस। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर वायरस और उसका डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर ले तो एंटीबायोटिक उस वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ यूजलेस हो जाता है, बिकॉज एंटीबायोटिक इज मेंट टू किल वायरस, सॉरी बैक्टीरिया, नॉट वायरस, राइट। सो दे आर ऑल अराउंड अस, वाटर में, सॉइल में, स्किन पे, इधर उधर, यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, right? So unlike an antibiotic which may be able to kill many species of bacteria, phages kill a few strains। ये स्पेसिफिक होते हैं कि अलग अलग फेज दो चार तरीके के बैक्टीरिया ही मारता है। एंटीबायोटिक कैन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देती है, नैरो मतलब कम को मारती है। बैक्टीरियोफेज बट नैरो स्पेक्ट्रम ही होते हैं, थोड़े बहुतों को मारते हैं। सो हम टू मेन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं इन ट्रीटिंग पेशेंट्स बाय बैक्टीरियोफेजेस। एक तो बीमारी हुई, उसके थूक से, पॉटी से, सुसु से टेस्ट करके निकाल लिया कि इसको कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उसे टेस्ट कर लिया कौन से बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया मरता है, आइसोलेट द बैक्टीरिया, लर्न इट। या फिर आपने बैक्टीरियोफेज को ही आपने जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया, उसे ही मॉडिफाई कर दिया कि जाए इसकी इन्फेक्शन मारा, जो भी था स्पेसिफिकली नेचुरल बैक्टीरियोफेज नहीं ढूंढा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया। सो बैक्टीरियोफेज में हमने ज्यादा मोटा हो गया ना, पर नजर नहीं आता, मैंने वीडियो में नोट करा ना तब मोटा मोटा कर रहा हूँ, फोन से खुद देखी तो मुझे लगा नहीं नजर आ रहा। सो बैक्टीरियोफेज ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज ट्रीटमेंट कौन सा है? राइट जी। सो बैक्टीरियोफेज को आपने यूज करना है इलाज के लिए, दो तरीके से करते हैं। नेचुरल आइसोलेशन मतलब नेचुरल बैक्टीरियोफेज को यूज करा बैक्टीरिया आइसोलेट करके, या फिर बैक्टीरियोफेज को भी जेनेटिकली मॉडिफाई करते, राइट। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन और टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। देन ड्रम वेब, ये क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात है। इट विल नॉट ओनली टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। सो गूगल मैप आपको दिखाता है फास्टेस्ट रूट, है ना, फिर आपको दिखाता है शॉर्टेस्ट रूट, यहां तक तो गूगल मैप दिखाता था। अब ये क्या करेंगे, प्लस इसमें कर देंगे, प्लस इसमें कर देंगे क्लीनेस्ट रूट। यहाँ पे क्या मिलेगा? लीस्ट पोल्यूशन एंड मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट रूट। सो व्हाट इज दिस ड्रम वेब ऐप? जो गूगल मैप आपको फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट बता के एक बताया था कि इस पे चले जाओ, अगर नहीं जाना तो उस पे चले जाओ। सो ये क्या करेगा, फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट के साथ क्लीनेस्ट और मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट भी देखेगा, फिर आपको सजेस्ट करेगा इस रास्ते जाओ, एंड देन यू कैन चूज कि मुझे क्लीनेस्ट पे जाना है, मेरे को तो एस्थमा है, चाहे पेट्रोल फालतू लग जाए, टाइम फालतू लग जाए। सो ड्रम वेब ऐप इज एडिशनल टू, इट हैज एडिशनल पैरामीटर्स टू सजेस्ट यू अ वे। व्हाट आर दोज पैरामीटर्स? क्लीनेस्ट रूट जहाँ पे पोल्यूशन लीस्ट होगा, और मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट रूट, राइट जी। सो ड्रम वेब ऐप आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप करी है, कोई नाम नहीं देने वाला, बट गलत नाम अमेजोन टाइप का दे देते हैं। अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के लिए है,
अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के लिए क्या क्या सजेस्ट कर रहा है गूगल मैप्स विद एडेड फीचर्स है, एडेड गूगल मैप्स के ये एडेड फीचर्स, शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट एंड लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, लीप रूट भी बता रहा है एंड लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट भी बता रहा है। दिस इज इट, और कोई खास करने की बात नहीं। इसमें ग्राफ हॉपर एक जावा बेस्ड राउटिंग लाइब्रेरी है, कोई बात नहीं। वो सीपीसीबी का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा यूज कर रहा है अलॉन्ग विद वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो भी जगह को इसको रास्ता बताना है उसमें बताएगा आसपास कौन से एनालाइजर्स लगे हैं, उससे एनालाइज कर लेगा। सपोज इस एरिया जाना है जहाँ पे एनालाइजर है ही नहीं, तो उसके नियरेस्ट जो एनालाइजर होगा उसका पोल्यूशन डेटा यूज कर लेगा, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर रिस्किंग इट आउट इन दी समर्स। आंसर आपको क्वेश्चन जो रह रहा था मेंस वाला वो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी। क्वेश्चन इज ड्रोन वॉरफेयर इज दी, आसान नहीं यार, 2025 का मेंस आ रहा है उनके लिए स्टेम स्टैंडर्ड। ड्रोन वॉरफेयर इज दी reality of modern warfare. Discuss its characteristics, also point out India's vulnerabilities. So very important question. Drone warfare is the reality of modern warfare. Discuss its characteristics. Also point out India's vulnerability to drone attacks. अगर तो पहला टॉपिक आपने देखा है और सुना है तो आपको आसान हो जाएगा। खुद से लिखो, इवेल्युएट कराओ, और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो मेंस भी दे रहे हैं, आई इवेल्युएट फॉर फ्री, डोंट वरी। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको थोड़ी सी डिटेल्स विद एग्जांपल्स पता होना चाहिए। बाद में क्या मैटर करता है, प्रेजेंटेशन, वो भी इवेल्युएशन से हो जाएगा। सो डोंट वरी, प्लीज राइट दिस आंसर जब भी हो, व्हाट्सएप या ऑफिस, जैसे मर्जी, राइट जी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।